लोगों के पास पैसे एकदम कम हो गए, खाने की दिक्कत आने लगी। तो कहने का मतलब यह है कि सीरिया के लोग जो तानाशाही से परेशान थे, उसके साथ साथ पैसे और एम्प्लॉयमेंट की कमी से भी परेशान होने लगे। सीरिया के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब सीरिया में जब ये सारी चीज चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो पे जो रिएक्शन करना है वो सीरिया वार पे। आपने कमेंट्स करके बताना है और वीडियो को एक बार मुकम्मल देखना है, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। और चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, इंडिया से ये वेस्ट की तरफ ये है सीरिया, और सीरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 74% सुन्नी मुस्लिम्स की है और 16% यहाँ पे शिया मुस्लिम्स रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुन्नी पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में है, लेकिन मेजॉरिटी में होने के बाद भी सीरिया में जो गवर्नमेंट है वो बशर अल असद, जो कि एक शिया मुस्लिम है, उनकी है। और उनकी पार्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उस पे भी जो लोग हैं वो शिया मुस्लिम्स ही हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा हुआ क्यों। तो देखिए, ईयर 1970 में अभी के जो प्रेसिडेंट है सीरिया के, बशर अल असद, इनके फादर हाफिज अल असद, इनका जो था वो सीरिया की मिलिट्री के अंदर काफी स्ट्रांग होल्ड था, और जो सीरियन एयरफोर्स थी उसको भी ये हेड करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि 13 नवंबर 1970 को तख्ता पलट करके अपने आप को सीरिया का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब ये प्रेसिडेंट तो बन गए थे, लेकिन इनको बहुत ही अच्छे से पता थी ये चीज कि सीरिया के अंदर जो मेजॉरिटी है वो सुन्नी पॉपुलेशन की है, तो देर सवेर कभी भी सुन्नी लेड पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ सकती है। तो इन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही अपनी पावर को और मजबूत करना स्टार्ट किया, और सीरिया के जो सुन्नी मेजॉरिटी वाले इलाके थे वहां पे इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी लगाई, ताकि छोटे से छोटा इशू भी हो तो उस पर ध्यान रखा जाए और कोई ऐसा इशू ना खड़ा हो जाए जहां पे सुन्नी लेड जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना वर्चस्व बना ले। और अपनी पावर का यूज करके इन्होंने ऐसे रूल्स बनाए जिसमें ऑपोजिशन जो था वो एकदम खत्म हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चेंज कर दिया था, सीक्रेट एजेंसीज और मिलिट्री का एक्सटेंसिव यूज किया, मीडिया वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया और पावर को पूरी तरीके से अपने हाथों में रखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो शिया पॉपुलेशन थी सीरिया के अंदर, उनको फेवर करने के भी एलिगेशंस इनके ऊपर टाइम टू टाइम लगते रहे। अब देखिए, इसके बाद ईयर आता 2000, और इस ईयर में हाफिज अल असद की डेथ हो जाती है, और फिर इनके बाद इनके बेटे जो अभी भी प्रेसिडेंट है सीरिया के, बशर अल असद, ये सीरिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये जब प्रेसिडेंट बने तो इनके आने से भी कुछ चेंज नहीं हुआ, इन्होंने अपने फादर की जो पॉलिसीज थी उन्हीं को कंटिन्यू किया। अब देखिए, जो तानाशाही चल रही थी जिसको लेके सीरिया के अंदर जो सुन्नी पॉपुलेशन थी, उनके मन में थोड़ी सी तो खटास थी, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी बशर अल असद को सीरिया को रूल करने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर आता है 2006, और 2006 से लेके 2010 तक सीरिया के अंदर कम बारिश होने की वजह से सूखा पड़ जाता है, और तानाशाही से तो लोग ऑलरेडी परेशान ही थे। इसके साथ साथ सीरिया के जो लोग थे उनको इकोनॉमिकली भी दिक्कतें आना शुरू हो गई, लोगों के पास पैसे एकदम कम हो गए, खाने की दिक्कत आने लगी। तो कहने का मतलब यह है कि सीरिया के लोग जो तानाशाही से परेशान थे, उसके साथ साथ पैसे और एम्प्लॉयमेंट की कमी से भी परेशान होने लगे। सीरिया के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब सीरिया में जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इसके साथ साथ एक चीज और होती है, सीरिया से लगे हुए जो आसपास के देश थे जहां पे डिक्टेटरशिप थी, जैसे तुनीशिया, इजिप्ट, लीबिया, यमन, जॉर्डन, वहां पे अरब स्प्रिंग चल रही थी। मतलब कि जो डिक्टेटर थे इन कंट्रीज में, उनके खिलाफ आम जनता प्रोटेस्ट कर रही थी कि तानाशाही को हटाओ और इलेक्शन करवाओ वहां पे। बेसिकली वो डिक्टेटरशिप की जगह डेमोक्रेसी या फिर फ्रीडम की मांग कर रहे थे। और ये जो इन देशों में प्रोटेस्ट चल रहे थे, कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं थे, इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा था अरब कंट्रीज के अंदर, जिसकी वजह से जितने भी डिक्टेटर थे वो बहुत ज्यादा डर रहे थे। जैसे लीबिया में गद्दाफी को मार के इलेक्शन वगैरह करवाए गए, तुनीशिया में 23 साल से रूल करने वाले तानाशाह बेन अली को भी देश छोड़ के भागना पड़ा, इजिप्ट में 30 साल से रूल कर रहे हौसनी मुबारक जो थे उनको भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, जबकि इन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि प्रोटेस्टर्स वगैरह जो थे उनको रोकने के लिए इन्होंने मिलिट्री टैंक वगैरह तक रोड पे उतार दिए थे, लेकिन उसके बाद भी ये रोक नहीं पाए थे। ये इस तरीके से लोग इकट्ठा होकर जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। Syrians are back on the streets, driven by a rise in fuel prices, on top of an already collapsed economy. And today, there was a political earthquake in the streets of Syria against his government. तो रीजन में डिक्टेटर जो थे वो डरे हुए थे। अब ये सारी चीजें जो सीरिया के आसपास के देशों में चल रही थी, तो ये जो न्यूज थी ये सीरिया के अंदर भी पहुंचती है, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों तक ये बातें पहुंचती हैं। और देखिए, इसमें सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, जो अभी आएगा आगे। लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं आपको कि आज की डेट में सोशल मीडिया हम सबकी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसके फायदे तो हैं ही, लेकिन इसके कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस भी हैं जो प्रोडक्टिविटी को बहुत इंपैक्ट करता है, और स्टूडेंट्स के केस में तो ये और नेगेटिवली इफेक्ट करता है। तो कैसे ये सोशल मीडिया आपके डेटा को यूज करके आपको एडिक्टेड बनाता है, इस चीज के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, जो आप
आपको मिलेगी कंप्लीटली फ्री अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 28 जुलाई को 5 बजे एज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी यूपीएससी समिट। और अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो ये समिट आपको जरूर अटेंड करना चाहिए, जहां नेशन के बेस्ट माइंड्स आपकी हेल्प करेंगे अराउंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, वो भी कंप्लीटली फ्री विद जीरो चार्जेस। इस समिट में आप अटेंड कर सकते हैं लाइव ऑनलाइन सेशन बाय नितिन गडकरी जी और अनअकैडमी के टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स, जिन्हें 1000 से भी ज्यादा सक्सेसफुल यूपीएससी कैंडिडेट को गाइड करने का एक्सपीरियंस है। ये अनअकैडमी ऑनलाइन समिट इसी 28 और 21 जुलाई को शाम 4 बजे से अनअकैडमी ऐप पर लाइव होगी और मैं आपसे मिलूंगा 28 जुलाई शाम 5 बजे। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब सीरिया के अंदर भी तानाशाही से तो लोग परेशान थे ही थे, दूसरी गरीबी और भूखमरी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो बशर अल असद को भी इस बात का डर था कि ये जो बाहर के देशों में चल रहा है ये कहीं सीरिया के अंदर ये चीज ना शुरू हो जाए। तो बशर अल असद ने इससे निपटने के लिए अपनी सारी सिक्योरिटी को पहले से ही अलर्ट पे रखा था कि छोटी से छोटी चीज भी हो उसको इग्नोर नहीं करना है। और ये जो प्रोटेस्ट आसपास के देशों में चल रहे हैं ये सीरिया में नहीं शुरू होने चाहिए। लेकिन बशर अल असद को बिल्कुल ये पता नहीं था कि जैसा वो सोच रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा होगा। अब होता क्या कि फरवरी 2011 का टाइम था और सीरिया के साउथ में एक दारा नाम की जगह है और यहाँ पे एक स्कूल था जो कि अल उमारी एक मस्जिद थी, उससे थोड़ी दूर पे ही था। तो इस स्कूल के अंदर 7th क्लास में एक 14 साल का बच्चा था जिसका नाम था मुआविया सियासने। ये नाम आप याद रखिएगा। आप हैरान हो जाओगे कि इस 14 साल के बच्चे के एक इंसिडेंट की वजह से पिछले 10-12 साल से सीरिया के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर चल रही है और दुनिया भर की सुपर पावर यूएस, रशिया, ईरान, यहां तक कि आईसिस जैसे आतंकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सब आमने सामने आके खड़े हो गए। तो ऐसा कर क्या दिया था इस लड़के ने, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली 26 फरवरी 2011 का दिन था और मुआविया जो था इसके साथ 14 और स्टूडेंट थे जो बाकी लोगों की तरह ही आसपास की कंट्रीज में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे तानाशाही के खिलाफ उसको न्यूज और रेडियो के थ्रू सुन रहे थे। तो सेम डे क्या होता है कि मुआविया जो था इसने अपनी स्कूल की दीवार पे अरेबिक में लिखा इट्स योर टर्न डॉक्टर। ये ओरिजिनल पिक्चर है उस दीवार की। एक्चुअली बशर अल असद जो सीरिया का प्रेसिडेंट था ये लंदन से वेस्टर्न आई हॉस्पिटल से पढ़ाई करके आया था, तो सब लोग इसको डॉक्टर भी कहते थे। अब मुआविया ने ये चीज लिख तो दी थी दीवार के ऊपर लेकिन उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस एक गलती की वजह से क्या क्या होने वाला आगे। तो सेम डे ये लिखने के बाद शाम को मुआविया जब घर पहुंचता है तो ये अपने फादर को भी इस बारे में बताता है और फादर जो था वो काफी डर जाता था। उसको पता था कि गवर्नमेंट इस चीज के लिए बहुत कड़ी सजा देगी। इनफैक्ट उसने मुआविया को छुपने को भी कहा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने इस वॉर को देख लिया था और दारा एरिया के सिक्योरिटी चीफ जो कि बशर अल असद का रिश्तेदार था आतिफ नजीब, उस तक भी ये बात पहुंच चुकी थी और वो बहुत ही गुस्सा हो जाता था। इसको बहुत ही अच्छे से पता था कि आसपास के देशों में तानाशाही के खिलाफ रिवोल्ट चल रहा है, तो ऐसे में अगर इस तरीके की हरकत को इग्नोर किया गया तो वो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो नेक्स्ट डे यानी कि 27 फरवरी 2011 को सिक्योरिटी फोर्सेस उस स्कूल के पास आती हैं और पता करना शुरू करती है किसने ये सब लिखा है, लेकिन कोई भी ये बताता नहीं है कि किसने ये लिखा है। अब जब ये थक हार जाते हैं तो टोटल 15 बच्चे थे जिन पे इनको शक था। उनको करीब 4 बजे ये लोग उठा के ले जाते हैं जिसमें मुआविया भी था। अब इनको उठा के ले जाने के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी सीरिया की वो इन बच्चों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती हैं। इनको मुर्गा बना के लटका देते हैं, नाखून खींच लेते हैं इनके, पानी डाल के करंट लगाते हैं, इन्हें बिल्कुल अधमरा कर देते हैं। अब इधर तो ये सारी चीजें इन्होंने शुरू कर दी थी और दूसरी तरफ मुआविया और बाकी बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो 2-3 बार पुलिस के पास पहुंच चुके थे ताकि उनके बच्चों को छोड़ दिया जाए। लेकिन जो फोर्सेस थी वो इनको छोड़ना तो बहुत दूर की बात, इनसे कहती कि आप अपने बच्चों को भूल जाओ और बच्चे पैदा करो और नहीं कर पाओ तो अपने घरों की जो औरतें हैं उनको यहाँ पे छोड़ जाओ। अब ये जो लाइन थी इसको सुन के लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और दारा के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके बच्चों को छोड़ दिया जाए। और ये जो प्रोटेस्ट थे ये पीसफुल प्रोटेस्ट थे क्योंकि वहां पे ज्यादा भीड़ इकट्ठी करके नुकसान वगैरह पहुंचा के अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो गवर्नमेंट उसको छोड़ती नहीं है। तो ये बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन बच्चों को छोड़ने की डिमांड कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जो पुलिस फोर्सेस थी वो एक मिसाल कायम करना चाहती थी तो इन बच्चों को छोड़ती नहीं थी। उल्टा ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इनमें से भी कई सारे लोगों को उठा के जेल में डाल देती है। अब दारा के अंदर ये जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे और बच्चों के साथ जो हो रहा था इसकी जो खबर थी सीरिया की बाकी सिटीज तक भी पहुंचने लगी और लोगों को पता चलने लगा कि दारा के अंदर क्या चल रहा है। तो बाकी जगह पे भी प्रोटेस्ट होने लगे। 15 मार्च 2011 आते आते सीरिया के एरियाज जैसे दमास्कस, अलिप्पो, होम्स, लटाकिया, हामा, इन सब जगह गवर्नमेंट का विरोध होने लगा कि ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी है, इन बच्चों को छोड़ा जाए। तो जो एक छोटा सा प्रोटेस्ट जो दारा के छोटे से एरिया में शुरू हुआ था वो सीरिया के अलग अलग एरिया में शुरू हो जाता है और ये वो टाइम था जब बशर अल असद की जो रिजीम थी उसको लगने लगा कि ये जो बच्चों को इन्होंने पकड़ा है ये सही डिसीजन नहीं है, इससे बात और खराब
खराब हो सकती है। तो इन सारे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मिड अप्रैल 2011 करीब 45 दिन ये लोग बच्चों को रखते हैं और सीरियन गवर्नमेंट जो मुआविया और उसके बाकी के दोस्त थे इन बच्चों को छोड़ देती है। अब गवर्नमेंट ने इन बच्चों को छोड़ तो दिया था, लेकिन जब ये बच्चे बाहर आते हैं तो इन बच्चों की हालत देख के हर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये छोटी उम्र के जो बच्चे थे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, नाखून इनके खींच लिए गए थे, पूरे शरीर पे इनके जख्म थे। और जब बच्चों ने अपनी अपनी कहानी बताई और ये कहानी जब दूर दूर तक पहुंची तो लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोगों ने दोबारा से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और 22 अप्रैल 2011 को फ्राइडे था और जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद ये लोग बात करते हैं और रोड पे इकट्ठा होकर फिर से प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन इस बार ये लोग कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि बशर अल असद के खिलाफ जुलूस निकाल के उसके खिलाफ नारे लगाते हैं और वायलेंस भी होता है इस प्रोटेस्ट में। और ये जो दिन है इसको फ्राइडे ऑफ डिग्निटी भी बोला जाता है। अब सीरियन फोर्सेस जो थी वो इस भीड़ को रोकने की कोशिश तो बहुत करती हैं और इसके बाद जब इस भीड़ को रोकने में नाकामयाब हो जाती हैं तो 25 अप्रैल 2011 के दिन फोर्सेस भीड़ के ऊपर गोलियां चला देती हैं और इसके अंदर 2 लोगों की जान चली जाती है। अब इसके अगले दिन ये जो 2 लोगों की जान गई थी, भीड़ जो है वो इनका जनाजा लेके निकलती है और काफी नारेबाजी भी होती है इस टाइम पे। तो सीरिया की जो गवर्नमेंट थी वो इसको कहती है कि ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, आप लोग फिर से भीड़ इकट्ठी कर रहे हो और नारेबाजी कर रहे हो। तो इससे निपटने के लिए हेलीकॉप्टर और टैंक्स का यूज किया गया, उनको रोड पे उतार दिया गया, गोली वगैरह चलाई गई और ऊपर से सीरियन फोर्सेस को ऑर्डर दे दिए गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से इन प्रोटेस्ट को, इन भीड़ को इकट्ठे होने से रोको, चाहे जो मर्जी करना पड़े। और फिर इसके बाद इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा गोलियां चलती हैं, बहुत ज्यादा बच गए। लेकिन इसके बाद भी ये जब केमिकल हमला हुआ तो ओबामा ने इसका अपोज करते हुए सीरिया के बेसिस के ऊपर डायरेक्टली अटैक भी किए। It is in the national security interests of the United States to respond to the Assad regime's use of chemical weapons through a targeted military strike. और एक तरह से यहाँ पे यूएसए और रशिया जो था वो इनडायरेक्टली आमने सामने आ गए थे, जहां रशिया बशर अल असद के साथ खड़ा था और यूएसए फ्री सीरियन आर्मी के साथ खड़ा था। लेकिन यूएस का ये कहना था कि वो यहाँ पे घुसा है, यानी कि सीरिया में जो घुसा है वो ISIS का खात्मा करने के लिए घुसा है। तो यूएस ने सीरिया के अंदर अलग अलग बेसिस पे स्ट्राइक करी। इसके साथ साथ ISIS के जो ठिकाने थे वहां पे भी यूएस ने एयर स्ट्राइक करी। इसके जवाब में आपने देखा होगा कि ISIS वाले जो थे वो यूएस सिटीजन जितने भी थे उनको पकड़ लेते थे, उनका कभी गर्दन काटने वाली या फिर उनको जला के वीडियो बनाते थे और इंटरनेट पे डालते थे, जिसमें ज्यादातर इन्होंने जर्नलिस्टों को पकड़ा था। तो इतनी सारी कंट्रीज एक तरफ लगी हुई थी। इसके साथ साथ 2015 में टर्की भी घुस जाता है। नॉर्थ ईस्ट सीरिया में जो कुर्द लगे हुए थे अलग अलग जगह कैप्चर करने में, टर्की को लगा कि उसके लिए भी दिक्कत हो सकती है, तो उसने भी उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दी। रशिया को भी किसी भी कीमत पे मिडिल ईस्ट से सीरिया के अंदर बशर अल असद चाहिए था, तभी उसके इंटरेस्ट पूरे हो सकते थे। तो रशिया ने भी अपना बेस सीरिया के अंदर बना लिया और अलग अलग जगह पे एयर स्ट्राइक करी। तो कहने का मतलब है कि इतनी सारी सुपर पावर, रिबेलियंस, आतंकी ग्रुप इस इलाके के अंदर अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे और सीरिया जो था वो एक देश नहीं बचा था, बल्कि अलग अलग सुपर पावर कंट्रीज और रिबेलियंस के लिए, आतंकी संगठनों के लिए एक अड्डा बन गया था, जहां सब लोग आकर अपने मतलब पूरा करने के लिए लड़ाइयां लड़ते थे, जैसे कि एक रेसलिंग रिंग होती है उसकी तरह। और आए दिन जो सीरिया के ऊपर स्ट्राइक्स होती थी उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होता था वो सिविलियंस का होता था, बच्चों का, औरतों का, जिनकी कोई गलती नहीं रहती थी उनका होता था। एक्चुअल में सीरिया के अंदर इतनी स्ट्राइक हुई थी कि सीरिया एक कंकाल बन के रह गया था, ये हाल हो गया था उसका। 2016 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद उन्होंने यूएसए को सीरिया से बाहर कर लिया और कहा कि बशर अल असद जो है वो सीरिया के अंदर पावर में रहें, हमें कोई मतलब नहीं है, ये नेवर एंडिंग फाइट है, इसमें हमें नहीं पड़ना। अभी यूएस तो निकल जाता है, लेकिन 2017 में बशर अल असद ने फिर से केमिकल वेपन का यूज कर दिया, जिसमें 85 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 10 से ज्यादा तो बच्चे थे। तो इस इंसिडेंट के बाद जो यूएस बच के यहां से बाहर निकल के गया था उसको वापस सीरिया में इन्वॉल्व होना पड़ा और अब ऑफिशियली स्ट्राइक करने लगा वो सीरिया के ऊपर। दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर में 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 80% से ज्यादा सीरिया की जो पॉपुलेशन थी वो गरीब बन गई, लोग भूखे मरने लगे, लोग सीरिया छोड़ छोड़ के भागने लगे और जब कोई फ्लाइट नहीं मिली तो अपनी जान तक दांव पे लगा के समुद्र के रास्ते से भागने लगे। सीरिया की इस कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर को, जहां मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, सबसे पहली सोशल मीडिया वॉर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे पहली वॉर थी जहां हर एक ग्रुप ने सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज किया अलग अलग नैरेटिव सेट करने के लिए, इंटरनेशनली अपनी बात पहुंचाने के लिए। 800 से ज्यादा जो जर्नलिस्ट थे वो सीरिया के अंदर मारे गए थे। आईसिस वाले तो जर्नलिस्ट का सर काट के, जला के उनकी वीडियो बना के डालते थे। तो कोई भी जर्नलिस्ट अपनी जान को खतरे में डाल के सीरिया में जल्दी से जाना नहीं चाहता था। तो न्यूज एजेंसीज के लिए भी ये सोशल मीडिया एक अपडेट लेने का सोर्स बन गया था। आज की डेट तक इसका रियल सोल्यूशन नहीं मिल पाया है, लोग वहां पे बैक टू बैक लड़ते रहते हैं और ये सब स्टार्ट हुआ एक छोटे से प्रोटेस्ट और बशर अल असद की जिद से कि वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा। और 14 साल के मुआविया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एक छोटी सी दीवार पे लिखी हुई लाइन से इतना कुछ हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बता दूं, अनअकैडमी
अकेडमी ऑनलाइन समिट इसी 20th and 20